नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। द डीप डाइव के एक नए और बेहद खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 21 फरवरी 2026 और आज का हमारा मुख्य लक्ष्य राजस्थान के वर्तमान घटनाक्रमों, राज्य के बजट 2026 की महत्वपूर्ण घोषणाओं और जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 आई है उसके अहम आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करना है। तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो आर्टिकल्स, रिसर्च और नोट्स का एक पूरा अंबार है। हमारा मिशन है कि इस विशाल जानकारी में से सबसे काम की बातों को निकाला जाए ताकि जो सूचनाओं का शोर है उसमें असल काम की बात ना खो जाए। सही कहा। इस तरह के विस्तृत स्रोतों का विश्लेषण करना हमेशा एक नई दृष्टि देता है। अगर हम आज के इस पूरे घटनाक्रम को देखें जी, और इन तमाम दस्तावेजों को एक व्यापक संदर्भ में रखकर देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभरता है। एक तरफ राज्य अपनी पुरानी परंपराओं को सहेजने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ तकनीकी विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। मतलब एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। आइए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मोर्चे से शुरुआत करना सही रहेगा, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो सीधे तौर पर एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। हाँ, राजस्थान में न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो पहले कभी 1000 रुपये हुआ करती थी, फिर 1250 हुई, उसे अब बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि सरकार ने हर साल पेंशन में 15% की वृद्धि का एक स्थायी प्रावधान तय कर दिया है। मतलब अब बार बार नई घोषणाओं का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये पेंशन मुख्य रूप से 55 वर्ष से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, एकल नारियों और दिव्यांगजनों को दी जाती है। जी, और 1 जनवरी 2026 से प्रभावी इस फैसले से अगर हम दस्तावेजों पर गौर करें तो राज्य सरकार पर हर साल लगभग 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यह वित्तीय भार तो है, पर एक जरूरी निवेश भी है और इसे सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग संचालित कर रहा है ना? बिल्कुल। मंत्री अविनाश गहलोत के विभाग द्वारा ये पूरा काम देखा जा रहा है। ये समाज के संवेदनशील तबके के लिए एक बड़ा सुरक्षा चक्र है। सही बात है। खैर, कल्याणकारी योजनाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसने डिजिटल युग में पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है, साइबर सुरक्षा और हमारी न्याय प्रणाली। हाँ, हाल ही में जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक बहुत बड़ी न्यायिक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। ये सेंटर वैसे 2020 में बना था और 20 से 22 फरवरी तक चला ये 3 दिवसीय आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। बिल्कुल रहा। इसका आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम रालसा भी कहते हैं, उसके द्वारा किया गया, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष संजीव प्रकाश शर्मा हैं। और सबसे खास बात ये रही कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन स्वयं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत द्वारा किया गया। जी, साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने भी इसमें हिस्सा लिया, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है इस आयोजन की थीम थी साइबर सेफ्टी अवेयरनेस, प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव एक्सेस टू जस्टिस। हाँ, क्योंकि आज के समय में साइबर ठगी सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ये सब शहरों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। और इस कॉन्फ्रेंस में रालसा की कई नई पहलों पर चर्चा हुई, जैसे मुकदमों का बोझ कम करने के लिए एक ऑनलाइन मध्यस्थता प्लेटफॉर्म और एक मध्यस्थता हैंडबुक भी जारी की गई है। साथ ही एक बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाया गया है, महिला पंचायत PN राजस्थान। महिला पंचायत PN राजस्थान ये जमीनी स्तर पर कैसे काम करेगा? देखिए, इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा देना है, खासकर महिलाओं के नेतृत्व में, ताकि छोटे विवाद कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही सुलझ जाएं। ये तो न्याय को घर की दहलीज तक ले जाने वाली बात हुई। और एक लीगल सर्विसेज रेडी रेकनर 2026 का भी अनावरण हुआ है। बिल्कुल। तो तकनीक और न्याय का ये एक बेहतरीन संगम है। अब तकनीक से थोड़ा इतिहास और सम्मान की तरफ मुड़ते हैं। झुंझुनू का जिक्र आते ही वीरों और बलिदानियों की बात स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है। झुंझुनू को वीरों की धरती कहा ही जाता है और राज्य के बहादुर सपूतों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए बजट 2026 में झुंझुनू में एक भव्य वॉर म्यूजियम की स्थापना की घोषणा की गई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है
और यहाँ ये विषय बेहद दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ हम अपने सैनिकों के अतीत का सम्मान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशाल योजना चल रही है। आप वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की बात कर रही हैं। इसके आंकड़े सच में बड़े हैं। इस योजना के तहत कुल 56,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा करवाई जाएगी। 66,000। और इसमें से 6,000 लोग तो हवाई मार्ग से नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। हाँ, और बाकी जो 50,000 लोग हैं वे एसी ट्रेन के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। इतने बड़े पैमाने पर ये लॉजिस्टिक संभालना बड़ी बात है। हवाई मार्ग की बात चली है तो उड़ान और एविएशन को लेकर भी मेरी काफी जिज्ञासा है। राज्य में एविएशन कनेक्टिविटी को लेकर भी कुछ बड़ी हलचल है। बिल्कुल, पहले से ही हमीरगढ़ जो भीलवाड़ा में है, झालावाड़ और अजमेर के किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी FTO मौजूद है। और अब नए FTO कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? दस्तावेजों के अनुसार सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में नए FTO स्थापित किए जाएंगे। इससे स्थानीय युवाओं को भी विमानन क्षेत्र में आने का मौका मिलेगा। और नए एयरपोर्ट्स की भी तो बात है। जी, एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए सीकर, झुंझुनू और भरतपुर के डीग क्षेत्र में नए एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए फैसिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। अब थोड़ा सुरक्षा की बात करते हैं, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की। इस दिशा में महिला स्त्री योजना, जिसका पूरा नाम है सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव, ये काफी अहम है। हाँ, इसके तहत 1 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये सिर्फ पारंपरिक आत्मरक्षा नहीं है, इसमें महिलाओं को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और साइबर फ्रॉड से बचाव की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर फ्रॉड से बचाव जोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि साइबर अपराधों का शिकार महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में हो रही हैं। बिल्कुल, ब्लैकमेलिंग या वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में ये योजना समय की मांग है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब हम बजट, योजनाएं और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, वो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहानी कहते हैं? अगर हम इन महत्वपूर्ण आंकड़ों का बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष विश्लेषण करें तो सबसे पहले कृषि की बात करते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन 283.98 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। जलवायु या बारिश जैसे कारणों से कमी आई है, लेकिन अगर हम डेयरी और पशुपालन देखें, वह राजस्थान हमेशा से मजबूत रहा है। बिल्कुल, वर्ष 2023-24 के अनुसार पूरे भारत के दूध उत्पादन में राजस्थान का योगदान 14.5% है। और ऊन उत्पादन में तो राज्य का दबदबा बरकरार ही है। सही कहा, पूरे देश का 47.53% ऊन उत्पादन राजस्थान से ही हो रहा है। बेरोजगारी दर के आंकड़े क्या कहते हैं? वर्ष 2023-24 में राज्य की बेरोजगारी दर 4.7% दर्ज की गई है। ये आंकड़ा नीति निर्माताओं के लिए एक सूचक का काम करेगा। खैर, इसके अलावा स्रोतों में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हैं, जिन पर हमें जल्दी से नजर डाल लेनी चाहिए। जी, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक फैसला है कि 75,000 स्कूली विद्यार्थियों की आंखों की जांच की जाएगी और आवश्यकता अनुसार चश्मा वितरण किया जाएगा। ये बच्चों के भविष्य के लिए छोटा पर बहुत प्रभावी कदम है। प्रशासनिक तौर पर देखें तो बीकानेर के लूणकरणसर में मिनी सचिवालय का निर्माण भी होने जा रहा है। और जल संरक्षण की दिशा में 12 जिले के डोल तालाब के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही सवाई माधोपुर के मोरेल बांध के लिए भी बजट दिया गया है। चिकित्सा के मोर्चे पर जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय का जिक्र भी अहम है। वहां मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना की जा रही है। और आम जन तक राशन पहुंचाने के लिए राज्य में 841 नई उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम एक त्वरित सारांश निकालें तो हमने देखा कि पेंशन वृद्धि से लेकर साइबर न्याय तक और वॉर म्यूजियम से लेकर महिलाओं की ट्रेनिंग तक बहुत कुछ घटित हो रहा है। हाँ, ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सिर्फ राज्य के विकास के ग्राफ को समझना चाहते हैं। बिल्कुल, और इस विस्तृत चर्चा को आप तक पहुंचाने वाले YouTube चैनल का नाम ईलान एजुटेक है। जी, अगर आज की इस चर्चा से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आज की चर्चा के जितने भी विस्तृत नोट्स और आंकड़े हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब अंत में अगर हम इस पूरी चर्चा को एक व्यापक संदर्भ में रखकर देखें तो एक गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? देखिए, एक तरफ राजस्थान अपने वॉर म्यूजियम और तीर्थ यात्राओं के जरिए अपनी जड़ों और परंपराओं को मजबूती से पकड़कर बैठा है। हाँ, तो दूसरी तरफ 1 लाख महिलाओं को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग और नई AI और ऑनलाइन लोक अदालतों के जरिए
तेजी से भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये सच में सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये संतुलन भविष्य में शासन का एक नया मॉडल बन सकता है, एक ऐसा मॉडल जहां आधुनिक तकनीक और पारंपरिक मूल्य एक साथ चलते हैं। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिसे यहीं खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि इस पर गहराई से मंथन किया जा सके। परंपरा और तकनीक का ये संगम क्या परिणाम लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस शानदार डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में कुछ नए तथ्यों के साथ।